हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है और इसी के साथ साथ अब इफ़िशियंसी को लेकर हम लोग और ज़्यादा सेंसिटिव यानी कि और ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफ़िशियंसी हमारे कन्वेंशनल जो व्हीकल्स होते हैं पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। पर अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर होते जा रहे हैं, हायर इफिशिएंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और इनफैक्ट अगर एक और सच्चाई के बारे में बात करूं तो हमारे देश में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इफिशियंसी के पैरामीटर पर स्टार रेटिंग मिलने वाली है, जैसे कि स्टार रेटिंग हमारे होम अप्लायंसेस को मिलती है। और अब हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी एनर्जी ब्यूरो की तरफ से इफिशियंसी के पैरामीटर्स पर स्टार रेटिंग मिलने वाली है। और ऐसा ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफ़िशियंसी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन से, उसके कार्बन इमिशन से, यानी कि हायर इफ़िशियंसी का मतलब है लो कार्बन इमिशन। इसी के साथ साथ हायर ट्रेवल रेंज और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है रनिंग कॉस्ट। हायर इफ़िशियंसी का मतलब हो गया लो रनिंग कॉस्ट। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशियंसी के बारे में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ थ्योरेटिकली कैसे हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है, और प्रैक्टिकली कैसे इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है, और कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक्चुअल इफिशियंसी है वो कितनी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशियंसी की कैलकुलेशन के बारे में, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जिसको कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को हमारे ईवी कन्वर्जन पर। तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्चुअल इफिशियंसी को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकली एक व्हीकल का एग्जांपल लेंगे। और जो हम लोग व्हीकल का एग्जांपल जो स्पेसिफिकेशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करने वाले हैं ओकिनावा प्रेस के। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओकिनावा प्रेस अभी तक की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है। और अगर हम लोग प्रेस के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रेस में जो इलेक्ट्रिक हब मोटर यूज़ होती है वो होती है तकरीबन 1000 वाट की। इसके बाद अगर हम लोग रेटेड आरपीएम की बात करें तो जो रेटेड आरपीएम इस मोटर का होता है वो होता है तकरीबन 540 आरपीएम के आसपास। अब हम लोग सबसे पहले इफिशियंसी की कैलकुलेशन के लिए ये देखेंगे कि ये जो 540 का आरपीएम है इस पर हमको कितनी स्पीड एक्चुअल मिलती है गाड़ी में। और इसके लिए अगेन जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग सबसे पहले इस 550 आरपीएम पर स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे व्हील साइज की, यानी कि व्हील के सर्कमफ्रेंस की, व्हील के डाया की। और व्हील जो साइज होता है ओकिनावा प्रेस में वो होता है 90/90/12। यहाँ पर आप जानते हैं कि 90 जो हो गया विड्थ हो गई टायर की, 90 अगला जो है सेकेंड वाली डिजिट वो हो गई 90 एक्सपेक्ट वैल्यू, और जो 12 है वो रिम डाया है इंचेस में। तो सबसे पहले रिम डाया को कैलकुलेट कर लेते हैं, एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 इंटू 25.4 तो 304.8 mm ये हो गया हमारा रिम का डाया एमएम में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टायर हाइट की, तो चूंकि विड्थ 90% है और एस्पेक्ट रेशियो हमारा 90% है, तो 90 इंटू 90% यानी कि 81 mm हो गया है मेरा टायर की हाइट। चूंकि हम लोगों को टायर डाया कैलकुलेट करना है तो अब हमारा हो गया फॉर्मूला रिम डाया प्लस टायर की हाइट, टॉप हाइट लोअर हाइट, यानी कि 304.8 प्लस 81 प्लस 81। तो अब हमारा टायर का डाया निकल कर आ गया 467 mm। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टायर की सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का मामला है पाई डी। पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14 इंटू टायर का डाया 467 mm। तो यहाँ पर जो आया है सर्कमफ्रेंस टायर की 12 इंच वाले रिम टायर की वो आई है 1466
यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं 1.466 मीटर। अब ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हम लोग चूंकि कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि ये 1.466 1.466 मीटर। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड की। चूंकि रेटेड आरपीएम है 540 आरपीएम, तो हमारा 540 हो गया आरपीएम इंटू जो सर्कमफ्रेंस हमारी आ गई 1.466। अब चूंकि हमारा जो आरपीएम है वो मिनट में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं। तो जो हमारी स्पीड निकल कर आती है वो निकल कर आती है 13.2 मीटर पर सेकेंड की। 540 के आरपीएम पर हमारा जो गाड़ी चलेगी वो 13.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी। क्योंकि हम लोग स्पीड को पैरामीटर को मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो इसलिए 13.2 इंटू 3600 यानी कि यहाँ पर सेकेंड को आवर में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया। तो जो स्पीड आएगी इस रेटेड आरपीएम पर, जो कि 540 आरपीएम है, वो आएगी 48 kmph की, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमको मिलेगी इस रेटेड आरपीएम पर। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमारे पास आ गया है। अब क्योंकि ओकिनावा प्रेस का जो बैटरी पैक होता है वो 72 वोल्ट और 45 एच का होता है, यानी कि जो बैटरी की कैपेसिटी हो गई है वो हो गई है 3270 वाट, यानी कि 3.27 किलोवाट। अब अगर हम लोग मोटर रनिंग टाइम निकालें इस बैटरी पैक के साथ, क्योंकि रेटेड पावर 1000 वाट है, तो पावर कंजम्पशन हो गया 1000, और जो बैटरी पैक की कैपेसिटी है 3270 है, तो 3270 डिवाइडेड बाय 1000, तो जो रनिंग टाइम आ गया मोटर का इस बैटरी पैक के साथ रेटेड पावर कंजप्शन के केस में वो आ गया है 3.27 आवर। और चूंकि एक घंटे में हमारी गाड़ी चलती है 48 kmph, तो अगर हम लोग पूरे 3.27 आवर जो कि बैटरी पैक की कैपेसिटी है इतनी देर चलाते हैं, यानी कि 3.27 इंटू 48 हम लोग करते हैं, तो जो टोटल हम लोगों को ट्रेवल रेंज मिलने वाली है हमारे व्हीकल में वो मिलनी चाहिए 157 किलोमीटर की फॉर द स्पीड ऑफ 48 kmph। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन हो गई है ये मोटर की आइडल कैलकुलेशन हो गई है, यानी कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस है 100% इफिशिएंसी के केस में। जो मोटर की हम लोगों को ट्रेवल रेंज मिलनी चाहिए मोटर के साथ हमारी ओकिनावा प्रेस में, वो मिलनी चाहिए 157 किलोमीटर। हमारी बाकी की इफिशिएंसी कैलकुलेशन करते हैं, और सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट डाटा जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो है कि आइडल कंडीशन में हमारी जो ओकिनावा प्रेस है वो 48 kmph की स्पीड से देगी टोटल ट्रेवल रेंज 157 किलोमीटर की विद द बैटरी पैक ऑफ 3270 वाट। अब हमको लगेगा एक प्रैक्टिकल डाटा और प्रैक्टिकल कंडीशन में एक्चुअल ट्रेवल रेंज, और 48 kmph की स्पीड पर जो ओकिनावा प्रेस, यानी कि मेरी पास जो ओकिनावा प्रेस है उसका जो एक्चुअल ट्रेवल रेंज मुझे मिलता है वो इस स्पीड में मिलता है तकरीबन 100 से लेकर 110 किलोमीटर के बीच में। डिपेंड करता है मेरी ड्राइविंग कंडीशन पर, क्योंकि एक जैसी ड्राइविंग कंडीशन कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो सकती है। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल ट्रेवल रेंज है जो मैंने मेजर की है 100 से 110 किलोमीटर। अब मैं एक एवरेज ट्रेवल रेंज ले लेता हूँ। मान लीजिए कि एवरेज ट्रेवल रेंज 48 kmph पर है 105 किलोमीटर की, जो कि एक जूनियन फिगर है। अब 105 किलोमीटर मेरा एक प्रैक्टिकल एक्चुअल वैल्यू आ गई है। अब इस एक्चुअल 105 किलोमीटर के बेसिस पर हम लोग इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, और इफिशिएंसी के लिए यहाँ पर एक्चुअल ट्रेवल रेंज जो कि 105 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 157 जो कि हमने निकाला आइडल कंडीशन में ट्रेवल रेंज इंटू 100 इफिशिएंसी के लिए। तो यहाँ पर जो इफिशिएंसी आई है निकल कर आइडियल कंडीशन में ट्रेवल रेंज वर्सेस प्रैक्टिकल एक्चुअल ट्रेवल रेंज की, वो आई है 67%। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एक इफिशिएंसी निकाली है ओकिनावा प्रेस की 67%। अब हम लोग कंपोनेंट वाइज जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारी पावर ट्रेन सिस्टम के हिसाब से कि हर एक डिफरेंट कंपोनेंट के पावर ट्रेन के अपनी क्या क्या इंडिविजुअल इफिशिएंसी आती है। लोग बात करेंगे पावर ट्रेन के अलग अलग कंपोनेंट की इफिशिएंसी के हिसाब से, और इसमें जो फिगर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी एक जो इफिशिएंसी निकल कर आई ओकिनावा प्रेस की 67%। अब बात करते हैं पावर ट्रेन के कंपोनेंट्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी बीएलडीसी हब मोटर, जिसकी एक टेंटेटिव इफिशिएंसी होती है 80% के आसपास की। इसके बाद आता है हमारा बीएलडीसी कंट्रोलर। हालांकि कंट्रोलर्स की जो इफिशिएंसी होती है काफ़ी हाई होती है, फिर भी ये
90% के आसपास ही कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि इसमें भी हीट जनरेशन होता है जो कि एक तरह से पावर लॉस को कंसीडर किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बोलें ट्रांसमिशन ड्राइव की, तो चूंकि हम मोटर में डायरेक्ट ट्रांसमिशन ड्राइव होता है, कोई भी रिडक्शन या कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस सिस्टम की एफिशिएंसी हम लोग 100 मान के चलेंगे, 100%। हाँ, अगर आप मिड ड्राइव के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मिड ड्राइव के लिए अगर आपकी चेन है तो आप 95% की एफिशिएंसी मान लीजिए, और बेल्ट है तो आप 90% एफिशिएंसी मान लीजिए टेंटेटिव। और अगर हम लोग लेड एसिड बैटरी की एफिशिएंसी पकड़ें तो टेंटेटिव, जब थोड़ी हमारी गाड़ी चल जाती है, लेड एसिड बैटरी पुरानी हो जाती है, तो एवरेज एफिशिएंसी निकल कर आती है लेड एसिड बैटरी की, वो 90 से 95% के आसपास होती है। हम लोग यहाँ 90% का फिगर लेकर चलेंगे। डिफरेंट पावर ट्रेन कंपोनेंट के हिसाब से एफिशिएंसी कैलकुलेशन करते हैं, और इसके लिए जो डाटा हम लोग यूज़ करेंगे वो है हमारी ट्रेवल रेंज का, जो कि हमने आइडियल कंडीशन में कंसीडर की थी। आइडियल कंडीशन में ट्रेवल रेंज आई थी 157 किलोमीटर। क्योंकि हम लोगों ने एक हब मोटर की बीएलडीसी हब मोटर की एफिशिएंसी पकड़ी 80%, तो हम लोग यहाँ पर 80% को 157 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी जो मोटर की एफिशिएंसी के बाद कंसीडर करने के बाद जो ट्रेवल रेंज निकल कर आती है वो आती है 125 किलोमीटर की। इसके बाद हम लोगों ने अगली एफिशिएंसी कंसीडर की थी हमारे कंट्रोलर की 95%। तो अब मोटर की एफिशिएंसी कंसीडर करने के बाद जो फिगर आया 125 किलोमीटर का, उसमें 95% को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर निकल कर आती है 119 किलोमीटर की। अब इसके बाद हमारा आया था बैटरी की एवरेज एफिशिएंसी, जो कि हम लोगों ने कंसीडर की थी 90% की। अब यहाँ पर जो हमारी कंट्रोल के बाद ट्रेवल रेंज निकल रही थी 119 इंटू 90%, यानी कि 107 किलोमीटर की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक फिगर आया, वो काफ़ी इक्वल है जो हम लोगों ने एक्चुअल ट्रेवल रेंज कंसीडर की थी कंडीशन में 105 किलोमीटर की विथ ओकिनावा प्रेस आफ्टर ऑल लॉसेस। अब हम लोगों ने 3 डिफरेंट कंपोनेंट के लॉसेस को कंसीडर किया, तो यहाँ पर 107 किलोमीटर का ट्रेवल रेंज आया, यानी कि जो हमारा कंसिडरेशन है वो काफ़ी कुछ आसपास है। हालांकि आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें 4-5% तक का एरर आ सकता है, वो भी आपके मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये जो टेक्निक है इसके थ्रू आप काफ़ी क्लोज इफिशिएंसी कैलकुलेशंस कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और फिर इंडिपेंडेंट पावर ट्रेन सिस्टम के लिए। तो अगर आप लोगों को भी ईवी डिज़ाइन कैलकुलेशन या फिर ईवी कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट जरूर करें, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ मैं भी काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीख पाऊँ। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।